और आप देख रहे हैं लोकतंत्र। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। लोकतंत्र में बात होगी आपसे जुड़े हुए मुद्दों की, लेकिन आज जो मुद्दा हम उठाने जा रहे हैं वो मुद्दा क्या है? दरअसल सवाल है जाम के लिए। देश की राजधानी दिल्ली ही जाम हो गई। क्यों जाम हुई देश की राजधानी दिल्ली? क्योंकि नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। तो ऐसे में बीजेपी उसी पीठ थपथपाने पर सवाल खड़े कर रही है और सवाल खड़े करते करते कोरोना काल में सड़कों पर प्रदर्शन पर उतर आई है। तो इस पर होगी पूरी बात, लेकिन इसके अलावा आगे जो मुद्दा हम उठाएंगे उसमें बात देश की उस चैंपियन की भी होगी जो कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन उसने इशारों में जो बोला है, सरकारों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं कि इस देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऊंचा करने वाले खिलाड़ियों को लेकर क्या सरकारों के पास कोई नीति नहीं है, पॉलिसी नहीं है? और ऐसा इसलिए क्योंकि दर-दर की ठोकरें जब ये खिलाड़ी खा रही है और सरकार से जब उसने अपना हक मांगा तो पंजाब सरकार ने ये कह दिया कि हमारे पास आपके लिए कोई नीति नहीं है। तो लोकतंत्र में आज सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली के उस चक्का जाम की, जाम के नाम पर हुई। सही सुन रहे हैं आप, ये प्रदर्शन हुआ जाम के नाम पर। घंटों तक राजधानी बंधक बनी रही सड़कों पर, कई किलोमीटर लंबा जाम लगा रहा। क्यों हुआ ये सब कुछ? क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक सड़कों पर उतर आए, प्रदर्शन किया दिल्ली की सरकार के खिलाफ। और सीधे सीधे वजह ये थी कि जो नई आबकारी नीति दिल्ली सरकार लेकर आई है उससे नाखुश है बीजेपी और दिल्ली की आबो हवा खराब होने का दावा कर रही है। लेकिन ये सब कुछ तब हुआ जब बीते 24 घंटे में देश की राजधानी दिल्ली में 4000 प्लस कोरोना केसेस सामने आए हैं। संक्रमण दर 6% को पार कर गया है। पहले आप ये पूरा मामला देखिए, उसके बाद दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी से नेता भी हमारे साथ पैनल पर जुड़ेंगे और उनसे हम इन सवालों की और दिल्ली के हक की बात करेंगे। दिल्ली सरकार होश में आओ, दिल्ली सरकार होश में आओ। आज पूरी दिल्ली जाम रही। दिल्ली की सड़कों का मंजर आज दिन भर यही था। कई किलोमीटर गाड़ियों की कतार लग गई। वजह थी बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। दिल्ली के लक्ष्मीनगर, दिल्ली सचिवालय, बदरपुर और द्वारका समेत कई इलाकों में बीजेपी ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। चक्का जाम की वजह से नोएडा गेट से अक्षरधाम तक 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा। विरोध प्रदर्शन के दौरान अक्षरधाम के पास डीटीसी बसों और क्लस्टर बसों को भी नुकसान पहुंचाया गया और बसों के टायरों की हवा निकाल दी। साउथ एक्स पे मौजूद है, यहाँ देख सकते हैं कि बीजेपी के तमाम लीडर जो हैं वो सड़कों पर मौजूद हैं और एक हैवी ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। ये आलम जोरों तलब की सड़कों पर है और ये वो सड़कें हैं जो यहाँ से एम्स हॉस्पिटल, सफदरजंग हॉस्पिटल की तरफ जाती हैं। आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ने चक्का जाम आयोजित किया है और दिल्ली में कई जगहों पर आज चक्का जाम किया जा रहा है। इस वक्त हम अक्षरधाम के पास हैं और अगर आप देखें तो NH-24 वाला जो रोड है वो पूरी तरह से रोक दिया गया है एक तरफ से। यहाँ पर तमाम जो भीड़ है इस वक्त प्रदर्शनकारी जो हैं वो मौजूद हैं। ये तस्वीरें देखिए और NH-24 के दूसरी तरफ का भी जो रास्ता है वो पूरी तरह से बंद किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी ये प्रदर्शन क्यों कर रही है? तो जवाब है केजरीवाल सरकार की नई आबकारी नीति जो नवंबर 2021 से लागू हुई है। नई आबकारी नीति के तहत राजधानी को 32 जोन में बांटकर 849 लिकर लाइसेंस आवंटित किए गए हैं। इसके तहत प्रत्येक जोन में 26 से 27 दुकानें संचालित होंगी। हर इलाके में आसानी से शराब उपलब्ध हो। इसके लिए दिल्ली के 272 वार्ड को जोन में विभाजित किया गया है। एक जोन में 8 से 9 वार्ड शामिल हैं और हर वार्ड में अनिवार्य तौर पर 3 से 4 दुकानें खुलेंगी। दिल्ली में शराब पीने की कानूनन उम्र 25 से घटाकर अब 21 साल कर दी गई। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर संचालित प्राइवेट दुकानों और होटलों पर 24 घंटे शराब की बिक्री होगी। शराब की दुकान कम से कम 500 वर्ग फीट ही खुलेगी। दुकान का कोई भी काउंटर सड़क की तरफ नहीं होगा। लाइसेंस धारक मोबाइल या वेबसाइट के माध्यम से ऑर्डर लेकर शराब की होम डिलीवरी कर सकेंगे। दिल्ली बीजेपी को इन्हीं नीतियों पर एतराज है। बीजेपी का मानना है कि इतनी शराब की दुकानें खुलने से दिल्ली की आबो हवा खराब हो रही है। मंदिरों के पास, शिक्षा संस्थाओं के पास और रिहायशी इलाकों में जो आप शराब की दुकानें खोल रहे हैं उससे दिल्ली की संस्कृति को बहुत नुकसान होगा और उसको आपको तुरंत बंद करना चाहिए। लोगों को रोजगार की जरूरत है, युवाओं को, उसको शराब की जरूरत नहीं है। वो तमाम शराब की दुकानें यहाँ पर खोल रहे हैं और दिल्ली की आबोहवा, दिल्ली की संस्कृति इसको खराब कर रहे हैं। वहीं दिल्ली सरकार की दलील यह है कि नई आबकारी नीति के लागू होने के बाद भ्रष्टाचार पर लगाम लग गई। इसी के साथ साथ
मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर पहले हो रहे भ्रष्टाचार में शामिल होने का आरोप भी लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी का शराब माफिया से गहरा नाता रहा है। दिल्ली में जगह जगह अवैध शराब बिकती थी। बहुत सारे इलाके भारतीय जनता पार्टी से बना रखे थे जहां पे वो शराब की जो लीगल दुकानें हैं उनकी जगह अवैध दुकानें खोल के माफिया के साथ चलवाते थे। इससे जब नई नीति अरविंद केजरीवाल जी ने बनाई तो उससे 3,500 करोड़ रुपया जो चोरी हो रहा था वो चोरी रुक गई। अब जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी और शराब माफिया दोनों 3,500 करोड़ रुपए में हिस्सेदारी कर रहे थे। वो चोरी रुकी है तो भारतीय जनता पार्टी को दर्द तो होगा ही। बीजेपी दावा कर रही है कि 850 शराब के ठेके खुलने के बाद दिल्ली की आबोहवा खराब होगी। वहीं दिल्ली सरकार की अपनी अलग दलील है, लेकिन दोनों पक्षों से कुछ सवाल है। बीजेपी से यह सवाल है कि जब दिल्ली सरकार पारदर्शी नीति अपना रही है तो इसमें दिक्कत किस बात की है? अगर नई नीति से सरकार को आर्थिक फायदा हो रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है? कोरोना काल में सड़क जाम करके पब्लिक के लिए खतरा क्यों बढ़ा रही है बीजेपी? वहीं दिल्ली सरकार से सवाल है कि ज्यादा शराब की दुकान होने पर क्राइम में वृद्धि होने का डर है। इसे लेकर सरकार का क्या प्लान? शराब पीने की उम्र घटाने से युवाओं में शराब का सेवन बढ़ेगा। इसे काउंटर करने के लिए क्या सरकार के पास कोई नीति है? शराब की होम डिलीवरी करने से घरेलू हिंसा का खतरा बढ़ेगा। इसे लेकर सरकार ने क्या सोचा है? और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बीजेपी से हमारे साथ विजेंद्र गुप्ता जी आ गए हैं। आम आदमी पार्टी से कुलदीप कुमार जी हमारे साथ हैं। हम इन दोनों के पास जाएंगे और इस पर सवाल पूछेंगे, लेकिन उससे पहले आम जनता से जब इस मुद्दे पर सवाल पूछा गया, सुनिए उनकी राय। केजरीवाल की नीति है शराब वाली, जो 25 से 21 साल करना, तो ये बिल्कुल उसके विपरीत काम कर रहे हैं। मैं ये जो आबकारी नीति लेके आए हैं केजरीवाल कि हर वार्ड में 3 से 4 दुकानें शराब की, मैं जो है इसे पूर्ण जो है तरह से मैं इसका जो है विरोध करता हूँ। ये जो जगह जगह शराब के ठेके खोल रहे हैं उससे हमारे समाज में और हमारे महिलाओं में, जो हमारे बच्चों में बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। इन्होंने जो 25 साल से उम्र को घटाकर जो 21 साल कर दिए हैं, इसमें अब क्या होगा कि ज़्यादा लोग 4 साल कम होने की वजह से ज़्यादा लोग इसमें कवर हो जाएंगे। मैं केजरीवाल का बहिष्कार करता हूँ। इन्होंने एक 25 साल से 21 साल तक का जो इन्होंने बनाया है बहुत गलत बनाया है। डोर स्टेप आप उनकी होम डिलीवरी करना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता नहीं है कि आप लोगों के अंदर शराब को पीने की लत को और बढ़ाना चाह रहे हैं? और जो कुछ लोगों ने कहा उनकी राय आपने यहाँ सुन ली। और कुलदीप जी, ये सवाल तो आपसे पूछा जाएगा, लेकिन शुरुआत में विजेंद्र जी आपके साथ करना चाहती हूँ। क्या आपत्ति है विजेंद्र जी, क्यों आज दिल्ली में बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और इस तरह से प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दिए, वो भी तब जब दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोविड के मामले 4,000 प्लस हैं, संक्रमण दर 6% के पार चला गया है? देखिए मीनाक्षी जी, पहले तो आपने अभी बहुत सारे लोगों से बातचीत की और उसमें से हर व्यक्ति ने इस शराब की नई नीति का विरोध किया। और इसमें वास्तविकता ये है कि बड़ा भारी भ्रष्टाचार इसमें हुआ है, इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि आपने शराब का निजीकरण कर दिया और शराब अब पूरी तरह से निजी हाथों में है। और उनकी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा दिल्ली के लोगों को शराब पिलाई जाए और ज्यादा से ज्यादा आमदनी की जाए। तो जो सरकार लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करती है और उनको ज्यादा से ज्यादा शराब पिलाई जा सके, इसकी योजना बनाती है प्राइवेट लोगों के साथ मिलकर, और उम्र को 25 से घटाकर 21 की जाती है। और दोहरा चरित्र आम आदमी पार्टी का सामने आ गया, क्योंकि केजरीवाल जी ने एक किताब लिखी थी स्वराज, जिसके आधार पर वो सत्ता में आए और उन्होंने खुद कहा था कि अगर किसी मोहल्ले में दुकान खोलेंगे तो वहां पर मोहल्ला सभा बुलाएंगे, वहां के लोगों से बातचीत करेंगे और वहां पर जो सभा में तय होगा उसके वहां विरोध होगा तो शराब की दुकान नहीं खुलेगी। आज हर मोहल्ले में विरोध हो रहा है, जहां मोहल्लों में शराब की दुकानें खोली जा रही है। बड़ी हैरानी की बात है कि महिलाएं बहनें विरोध, बच्चे विरोध कर रहे हैं, उनके पिता विरोध कर रहे हैं, पूरे परिवार के परिवार विरोध कर रहे हैं। अब पिंक शॉप खोली जाएंगी, शराब पिलाने की उम्र बढ़ा दी जाएगी। ठीक है। और मंदिरों के पास
फिर उसके चलिए, बाद ये जो सवाल आप विजेंद्र जी खड़े कर रहे हैं, मैं आंकड़ों पर आऊंगी, इसके बाद मैं आंकड़ों पर आऊंगी, लेकिन कुलदीप जी जो सवाल उन्होंने उठाया है, अगर हम इस वक्त भी देखें कि जो पॉलिसी के तहत प्लान है, हर एक जोन में 8 से 9 वार्ड हैं और एक जोन में 27 शराब की दुकानें खुलेंगी। आरोप वो लगा रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक तक तो बात ये थी कि अब मोहल्ले मोहल्ले में शराब बटेगी। क्या जरूरत है, क्यों इतना शराब को प्रमोट करना पड़ रहा है? पहली बात तो मैं ये बता दूंगा आपको कि दिल्ली के अंदर हम कोई भी एक्साइज पॉलिसी जो लागू की है नई, उसमें कोई भी नई शराब की दुकान नहीं खोलने जा रहे हैं। जो पहले दुकानें थी दिल्ली के अंदर, बल्कि उससे 4 दुकानें कम और हम दिल्ली में करने जा रहे हैं। कोई भी नई शराब की दुकान दिल्ली में नहीं खुलने जा रही है। लेकिन भाजपा वालों को बहुत बड़ा दर्द है। विजेंद्र गुप्ता जी यहाँ बैठे हैं, मैं इनके दर्द को समझ सकता हूँ। आज तक की राजनीति इतिहास में मैंने कभी भाजपा वालों को शराब माफियाओं के खिलाफ, झुग्गी में बिकने वाली शराब, झोपड़ी में बिकने वाली शराब, उन शराब माफियाओं के खिलाफ मैंने कभी भी इन्हें प्रदर्शन करते नहीं देखा। आज ये शराब नीति का विरोध कर रहे हैं। ये शराब का विरोध कर रहे हैं या शराब नीति का विरोध कर रहे हैं, ये मुझे नहीं पता। ये स्पष्ट करेंगे ये विरोध किस चीज का कर रहे हैं। इनकी ये विरोध की, ये शराब नीति का विरोध कर रहे हैं। क्या नीति का? जो ये कहती है कि दिल्ली के लगभग जो 80 वार्ड थे, उन 80 वार्ड के अंदर, जो हमारे मेरे पे डेटा मैं लेके आया हुआ हूँ, जो 80 वार्ड थे जहां दुकानें नहीं थी दिल्ली के अंदर, बाकी जगह पे 80 वार्ड में दुकानें नहीं थी, और उन दुकानों की वजह से वहां पर क्या होता था, वहां अवैध शराब बिकती थी, अवैध कारोबार होता है शराब का। हरियाणा की शराब आगे बिकती थी और कई जगह जहरीली शराब पीने से हरियाणा की शराब जो आती थी वहां पर, उससे लोगों की मौत होती थी। क्योंकि मैं उस विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ जहाँ का मुझे पता है, तो उन एरियो से वहां शराब सप्लाई होती थी। आज वो नहीं, लेकिन शराब पीने की उम्र 21 साल, होम डिलीवरी की व्यवस्था कर देना, हर वार्ड में 3 से 4 शराब की दुकानों का होना, क्या आपको नहीं लगता कि ये समाज में माहौल खराब कर सकता है? मीनाक्षी जी, क्या उत्तर प्रदेश बगल का राज्य है, वहां पर शराब पीने की उम्र क्या है, जरा ये बता दें। और मैं बता देता हूँ आपको, उत्तर प्रदेश है, एमपी है, यूके, वहां तो इन्हीं की सरकार है, मेरी सरकार तो नहीं है, आम आदमी पार्टी सरकार तो नहीं है। वहां पे 21 साल उम्र क्यों है? वहां पे इन्होंने 21 साल क्यों की हुई है? इनका दोहरा चरित्र है। दिल्ली में आके कुछ और बात करेंगे, यूपी में जाके कुछ और बात करेंगे, मध्य प्रदेश में जाके कुछ और बात करेंगे। क्यों विजेंद्र जी, ये दोहरा चरित्र, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों दिखाई दे रहा है शराब को लेकर? मेरे पास कुछ आंकड़े हैं जो एक आरटीआई के जवाब में सामने आए। ठीक है कुलदीप जी, आपका ही सवाल पूछ रही हूं उनसे। विजेंद्र जी, आंकड़े सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ही ये जवाब दिया है कि 2017-18 से लेकर 2020-21 के बीच 2076 शराब की नई दुकानें खुली हैं। Liquor shops got a license across the 4 different kinds of retail shops allowed, that is Indian liquor, foreign liquor, beer shop, model shop। और इस समय सीमा में राज्य ने 74% का इजाफा देखा है रेवेन्यू में, राजस्व में, जो कि 17,320 करोड़ से बढ़कर 30,061 करोड़ तक जा पहुंचा। देखिए, मैं अभी आप दिल्ली के शराब नीति, तो फिर आपको दिल्ली में जो पॉलिसी है उस पर क्या आपत्ति है? उत्तर प्रदेश में दूसरा जो है तरीका चलेगा और दिल्ली में दूसरी पॉलिसी चलेगी। मैं दिल्ली का वासी हूँ, मैं नहीं चाहता मेरे घर के बराबर में शराब की दुकान खोली जाए। और आपने खुद कहा था कि हम मोहल्ला सभा बुलाएंगे, उसमें लोगों से पूछेंगे, और आपने एक भी मोहल्ला सभा नहीं बुलाई। एक चीज बताओ जिसका आपने समर्थन किया उसमें, कैमरे का आपने विरोध किया, मोहल्ला क्लिनिक का आपने विरोध किया। जो भी दिल्ली वालों के पक्ष में कोई नीति आती है उसका विरोध विजेंद्र गुप्ता और नहीं, विजेंद्र जी, सवाल ये है कि यूपी में कुछ और नियम चलेगा, दिल्ली में कुछ और नियम चलेगा। दिल्ली के निवासी होने के नाते आपको इस बात से आपत्ति होती है कि हर मोहल्ले में शराब की दुकान खुल जाए, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में खुलती है जहां आप ही की सरकार है तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो आइडिया नहीं है ना, मैं या तो आप उत्तर प्रदेश पे चर्चा करने के लिए बोला, तो वहीं पे प्रचार कर रहे थे विजेंद्र जी, कल तो वहीं प्रचार कर रहे थे आप उत्तर प्रदेश में ही। लेकिन आज आप, मैं दिल्ली का निवासी हूँ, मैं ये दिल्ली से नोएडा कितनी दूर है? दिल्ली से नोएडा, गाजियाबाद कितनी दूर है? उसे तो दिल्ली का हिस्सा ही लगभग मान लीजिए। एनसीआर की बात मैं कर लूं अगर, तो आप दिल्ली के लिए आप अलग नियम बताएंगे और उत्तर प्रदेश के लिए अलग नियम बताएंगे। केजरीवाल जी ने ये बोला है कि तो क्या विरोध सिर्फ विरोध करने के लिए हो रहा है? केजरीवाल जी ने ये बोला है कि हम हरियाणा और उत्तर प्रदेश से सस्ती शराब देंगे, जिससे हरियाणा और यूपी के लोग भी दिल्ली में, यानी कि दिल्ली को शराब की मंडी, आप कंपटीशन कर रहे हैं क्या यूपी के साथ? यूपी अगर 100 रुपए की शराब बेच रहा है तो हम 90 रुपए की देंगे, जिससे 90 रुपए की शराब। अपने तर्कों में विजेंद्र जी आप कुछ उलझ गए।
मुझे समझ में नहीं आप आ अपने रहा। तर्कों में कुछ उलझ गए, कंपटीशन की भी बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार तो उत्तर प्रदेश में आपकी है ना, उसी का मैं जिक्र कर रही थी। लेकिन कुलदीप जी, मैं फिर एक बार वही सवाल आपके पास लेकर आ रही हूँ। मोहल्लों में जो लोग रहते हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बच्चियां स्कूल पढ़ने जा रही हैं, कॉलेजेस जा रही हैं, जो युवा निकल रहा है, आपको नहीं लगता कि वहां पर भी परेशानी हो सकती है अगर इस तरह से शराब का प्रचलन बढ़ रहा है और खुद सरकार उसमें एक स्टेप आगे आकर इस तरह की पॉलिसी बना रही है जिससे प्रोत्साहन मिल रहा है? मीनाक्षी जी, मैं आपको दो बातें बताऊंगा। पहली बात तो ये कि हमने दिल्ली में कोई भी नई कहीं ना कहीं सवाल तो इसी बात पर है ना कि आपको भी सिर्फ अपने रेवेन्यू की चिंता है। नहीं, मैं आपको जवाब दूं। हमने पहली बात दिल्ली में कोई भी नई शराब की दुकान नहीं खोली। ये मैं आपके चैनल में पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि 2016 के बाद जब से हमारी सरकार दिल्ली में आई है, हमने एक भी नई शराब की दुकान दिल्ली के अंदर नहीं खोली। ये वादा दिल्ली वालों से अरविंद केजरीवाल जी का था। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि हमने बराबर डिस्ट्रीब्यूशन किया है। दिल्ली के एक ही इलाके के अंदर शराब माफियाओं का कब्जा था, बाकी जगहों पर अवैध शराब ब्लैक होती थी। आप ये तो मानते हैं जहां पर ठेका नहीं शराब वहां भी लोग पीते हैं और वहां ब्लैक होती है शराब, वहां लोगों की जान जाती है। लेकिन आज दिल्ली को रेवेन्यू में 3500 करोड़ रुपए का फायदा केवल उन शराब माफियाओं के ऊपर लगाम लगाने से हुआ जो भाजपा के शहर में दिल्ली के अंदर पल रहे थे, जो उनके पार्षदों के। चलिए, आपके अपने दावे हैं, बीजेपी के दूसरी तरफ अपनी नाराजगी और अपने तर्क हैं, लेकिन फैसला जो है वो दिल्ली की जनता को करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस बातचीत में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ेंगे आगे, अब रुक करेंगे आज की दूसरी बड़ी खबर का। ये बात है उस खिलाड़ी की जिसने अपने हक के लिए आवाज उठाई। ये वो खिलाड़ी है जिसने देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऊंचा किया, लेकिन जब सुविधाओं की बात या जो प्रॉमिसेस, जो वादे सरकार ने उससे किए थे, जब उसकी बात आई तो ऐसे में उसके हाथ सिर्फ निराशा लगी। इस खिलाड़ी के एक ट्वीट ने पंजाब सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। देखिए इस पर ये रिपोर्ट। ये है मलिका हांडा। न बोल सकती हैं, न सुन सकती हैं, लेकिन इनके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता है। ये गुस्सा है सरकार के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ, जिसने इनसे वादे तो किए लेकिन उस वादे को पूरा नहीं किया। मलिका बोल नहीं सकती, लेकिन इस एक वीडियो ने उनकी बात को पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया। इससे पहले कि हम आपको बताएं कि मलिका इतने गुस्से में क्यों है, आप मलिका को जानिए। मलिका हांडा दिव्यांग महिला शतरंज खिलाड़ी है। 20 मार्च 1995 को पंजाब के जलंधर में जन्मी मलिका अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 7 गोल्ड समेत कुल 13 मेडल इन्होंने जीते हैं। राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 7 बार गोल्ड मेडल पर कब्जा किया है। अब आपको बताते हैं कि मलिका इन वीडियोस के जरिए क्या कहना चाहती है। मलिका साइन लैंग्वेज में बता रही हैं कि पंजाब सरकार ने उनके साथ अनदेखी की है। मलिका ने यह आरोप लगाया कि पंजाब सरकार ने पहले सरकारी नौकरी और नगद पुरस्कार देने का वादा किया, लेकिन बाद में वह मुकर गए। खेल मंत्री परगट सिंह ने नौकरी देने से इनकार कर दिया और हवाला दिया कि बधिर खेलों में नकद राशि और नौकरी पर न तो कोई नियम है और न ही ऐसी कोई नीति। पंजाब सरकार ने 5 साल तक उन्हें बेवकूफ बनाया। सवाल तो यह है कि जब ऐसी कोई नीति थी ही नहीं तो ऐलान क्यों किया? मलिका कहती है कि सम्मानित करने के लिए सरकार ने न्योता तो भेजा, लेकिन कोरोना काल की वजह से सम्मान कार्यक्रम भी नहीं। टाइम्स नाउ नव भारत ने मलिका हांडा की आवाज उठाई। टाइम्स नाउ नव भारत के जरिए मलिका ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी समेत पंजाब सरकार के कई मंत्रियों के साथ अपनी तस्वीरें दिखाई। मलिका की मां ने टाइम्स नाउ नव भारत से बातचीत में दावा किया कि मदद करने के ऐलान तो कई हुए, लेकिन अभी तक उन्हें कोई मदद नहीं मिली। को बोला कि एक हफ्ते बाद हम सभी प्लेयर्स को वहां पर चंडीगढ़ में बुला रहे हैं और वहां पर उन बच्चों को जो भी कैश अवार्ड उनका दे रहे हैं और तेरे को मलिका वहां बुलाया जाएगा। और वहां भी जब मलिका को नहीं बुलाया गया तो मलिका 3-4 बार उनसे मिलने के लिए भी वहां उनके घर गई, लेकिन वो वहां पर मिले नहीं। अभी रिसेंटली 31 दिसंबर को मलिका जब वहां पर जाती है और मलिका वहां 2-2.5 घंटे वेट करके उनसे जब मिलती है और उसको मलिका को बोला जाता है कि तुम बच्चों के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, तुम बच्चों का कोई राइट ही नहीं है। मलिका ने ये बात बोली, अगर सर हमारे लिए पॉलिसी नहीं थी तो आपने 1 महीना पहले मेरे से क्यों वादा किया था
कि तेरे को दूसरे बच्चों के साथ सम्मानित किया जाएगा, जो भी तेरा बनता राइट है, तेरे को जॉब है, तब आपने पॉलिसी के बारे में आपको नॉलेज नहीं थी। तो तब मलिका ने ये भी सवाल वहां पर उठाया कि जो राणा सोढी ने ये मेरे को इनविटेशन लेटर दी हुई है, उस बारे में बताइए सर, क्यों उन्होंने ये मेरे को जो भी है बुलाया था वहां पर। तो बोलते जो उन्होंने वादा किया था आप उनके पास ही जाके उनसे ही मांगो। टाइम्स नाउ नव भारत की मुहिम रंग लाई। मलिका की आवाज सियासतदानों तक पहुंची तो फौरन रिएक्शन आया। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मामले को मुख्यमंत्री के सामने रखने का आश्वासन दिया है। जलंधर की एक लड़की है, डेफ एंड डम्प है, वो बड़े दिन से स्पोर्ट्स मिनिस्टर वो आपको मिल रही है। हाँ। उसको ना तो फाइनेंशियली कोई जॉब नहीं मिल रही है। फिर फाइनेंस में उन्होंने स्पोर्ट्स मिनिस्टर ਨੂੰ पता है ਮੈਨੂੰ अभी तक ਮੈਨੂੰ लड़की मिली नहीं। आपको मिली नहीं, लेकिन खबरों में है उसकी। ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ जरूर मैं सीएम को भी लेके जाऊंगा और प्रगट जी ने मैं आज कहूंगा कि जरूर रात कुछ करो। प्रगट सिंह जी ने ये बोल दिया कि कोई पॉलिसी नहीं है डेफ एंड डम्प के लिए, उसकी नौकरी के लिए, कैश रिवॉर्ड के लिए। पॉलिसी ਤੇ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੜਕੀ ਆਏਗੀ मैं जरूर कोई ना कोई एडजस्ट करूंगा। एक खिलाड़ी जिसने देश का नाम रोशन किया, दिव्यांग होने के बावजूद दुनिया भर में देश का परचम लहराया, उस खिलाड़ी को अगर इस कदर दर दर भटकना पड़ेगा तो आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत गलत मिसाल बनेगी। ऐसे में पंजाब सरकार को जल्द से जल्द मलिका को उसका हक देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। लोकतंत्र में हमारा आपसे वादा है कि आपसे जुड़े मुद्दों को हम प्रमुखता से उठाते रहेंगे। हमारी कोशिश थी कि मलिका हांडा को इंसाफ मिले, उनकी सुनी जाए और जो बेहतर उनके लिए हो सकता है सरकार की तरफ से उन्हें दिया जाए, ताकि उनके जैसे खिलाड़ी आगे भी प्रेरणा हिंदुस्तान को देते रहें। इस मुहिम को आगे बढ़ाने की हमारी पूरी कोशिश थी। उम्मीद ये अपने अंत तक जरूर पहुंचे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुके, लेकिन खबरें आगे जारी रहेंगी। देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत। तो 5 राज्यों में विधानसभा की चुनाव की गर्माहट साफ महसूस की जा सकती है। आरोप, प्रत्यारोप, दावे, वादे, सब कुछ आप चुनावी रैलियों में और बयानों में सुन रहे हैं। बात अगर स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश की भी की जाए तो ये साफ है कि मुद्दों में विकास भी है, कानून व्यवस्था का जिक्र भी है और हिंदुत्व पर भी जमकर राजनीति हो रही है। बीजेपी के लिए अपना विजन साफ है कि वो चुनावी कैंपेन में कैसे आगे बढ़ेंगे और इसीलिए एक तरफ सरकार की उपलब्धियों को वो गिनाते हैं तो दूसरी तरफ रैलियों से हिंदुत्व की भावनाओं को छूने वाले बयान भी भरपूर दिए जाते हैं। तो उसके उलट विपक्ष के जो नेता हैं, चाहे अखिलेश यादव हो या फिर कांग्रेस कैंपेनिंग कर रही है, असदुद्दीन ओवैसी पहुंच रहे हैं, उनके पास भी अपने अपने तीर तर्कश में मौजूद हैं। लेकिन इन सबके बीच जब धार्मिक मुद्दों पर बयानबाजी होती है तो ऐसे में आज से हम लोकतंत्र के इस हिस्से में खास सेगमेंट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है वोट का धर्मचक्र। और इसमें हम उन धार्मिक केंद्रों से आपको खास रिपोर्ट दिखाएंगे जो राजनीति में भी विशेष स्थान रखते हैं, वोटर को प्रभावित करते हैं, जनता के बीच अपनी एक खास जगह रखते हैं। तो आज के पहले एपिसोड में हम शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर से, जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जिला भी है। तो आइए वोट के धर्मचक्र की शुरुआत गोरखपुर से।
धार्मिक संवेदनाओं को संगठित करती है और फिर राजनीति पर इसका असर साफ दिखने लगता है। आजादी के बाद से लेकर अब तक गोरखपुर की सियासत पर इस मठ का दबदबा रहा है। गोरखपुर मंडल में विधानसभा की 28 सीटें आती हैं और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी 23 सीटों पर काबिज है। इस मठ का इतना महत्व है कि ये मठ डिसाइड करता है कि पूर्वांचल में किस पार्टी का दबदबा रहेगा। योगी आदित्यनाथ प्रदेश, देश और दुनिया के लिए उत्तर प्रदेश के 21वें मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री के साथ साथ गोरखनाथ मंदिर के गोरक्ष पीठाधीश्वर भी हैं। यही वजह है कि मठ में उनकी भूमिका मुख्यमंत्री के साथ साथ गोरक्ष पीठाधीश्वर और महंत की भी है। योगी ने इन दोनों जिम्मेदारियों को पूरे संतुलन के साथ निभाया है। मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद ही साल 2017 में गोरखनाथ मंदिर में एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई जो लोगों की समस्याओं को सुनती, समझती और फिर एक्शन लेती है। यहाँ फरियादियों की संख्या कभी कम नहीं हुई। भगवान शंकर के साक्षात अवतार गोरखनाथ की तपोस्थली है गोरखपुर और इस वक्त हम गोरखपुर मंदिर परिसर के अंदर हैं, जो कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्थायी पता भी है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से एक कैंप ऑफिस बनाया गया है। कैंप ऑफिस में लोग आते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अनुपस्थिति में भी लोगों की शिकायत का यहाँ पर निवारण होता है। आप तस्वीरों में देखिए, यहाँ पर अगल बगल जितने भी जिलों के लोग हैं वो आते हैं और अपनी समस्या यहाँ पर बताते हैं और उन समस्याओं का निवारण किया जाता है। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर रहते हैं तो वो खुद जन सुनवाई करते हैं। अगर वो नहीं रहते हैं तो मोतीलाल जी जो है वो लोगों से बातचीत करते हैं। सर, आप ये बताइए, कहाँ से लोग आते हैं और किस तरीके से आप पूरे इस कैंप को संचालित करते हैं और लोगों की समस्याओं का निवारण करते हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल जी के द्वारा मेरी नियुक्ति जन समस्या निवारण अधिकारी के रूप में यहाँ हुई है। गोरखनाथ मंदिर नाथ परंपरा में नाथ मठ समूह का प्रमुख मंदिर है। मंदिर मध्ययुगीन संत गोरखनाथ के नाम पर पड़ा। गोरखनाथ मंदिर उसी स्थान पर स्थित है जहां संत गोरखनाथ तपस्या किया करते थे। करोड़ों लोगों की आस्था मंदिर से जुड़ी हुई है। गोरखनाथ मंदिर के प्रबंधक द्वारका तिवारी जी हमारे साथ हैं और हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि इस मंदिर और मठ की महत्ता क्या है और इसका इतिहास क्या है। द्वारका जी, आप बताइए कि देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए, इस मंदिर की महत्ता क्या है और इसके इतिहास के बारे में जरा बताइए। ये महायोगी गोरखनाथ जी की तपस्थली है। महायोगी गोरखनाथ जी भगवान शिव के अवतार हैं। कुछ समय तक महायोगी गोरखनाथ जी तपस्या किए थे। विश्वनाथ यह स्थान विख्यात है। हमारे नाथ संप्रदाय के अनुसार ये त्रेता युग का मंदिर है। तब तो बहुत से इधर उधर हुए, लेकिन आज भी ये मंदिर अपने स्थान पर विद्यमान है। गोरखपुर का नामकरण भी योगी आदित्यनाथ ने अपना सियासी सफर इसी गोरक्षपीठ की आध्यात्मिक धरा से किया और सत्ता के राजयोग में अब वो यूपी के मुख्यमंत्री हैं। योगी ने सियासत के कई कीर्तिमान स्थापित किए। हिंदुत्व के चेहरे के रूप में उनकी पहचान उभरी है। देश में चुनाव कहीं भी हो, योगी बीजेपी के स्टार प्रचारक होते हैं। समझना मुश्किल नहीं कि हिंदू वोटरों पर उनका प्रभाव कितना जबरदस्त है। इस बार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव बहुत जल्द होने वाले हैं। क्या लगता है आप लोगों को, क्योंकि उत्तर प्रदेश में खासतौर पर गोरखपुर पर सबकी निगाह है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ यहाँ से सांसद भी रहे हैं और मुख्यमंत्री भी हैं। क्या चाहता है यूपी? अब देखिए, तो आप देख रहे हैं, प्रदेश में ही देख रहे हैं, उनके कार्य को देख रहे हैं, किस तरह कार्य करते हैं। अहरनिश लगे हुए थे। वो तो जनता निर्णय करेगी क्या कैसा है उनका कार्य, वो तो स्वयं सामने आ जाएगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं और ये मठ कैसे पूर्वांचल की सियासत को प्रभावित करता है। दुर्गेश बजाज जी हमारे साथ हैं। दुर्गेश जी, ये आरोप लगता है कि बीजेपी पर
कि वो धर्म की सियासत करती है। जैसे चुनाव नजदीक आते हैं धर्म की बातें करने लगती हैं बीजेपी। आपको क्या लगता है ये मठ कैसे प्रभावित करता है पूर्वांचल की सियासत को? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर जाति और धर्म के लोग यहाँ दुकानें लगाते हैं। पूज्य महाराज जी जब सांसद थे, हर वर्ग का व्यक्ति अपनी पीड़ा लेकर के आता था और अपनी पीड़ा को महाराज को बताने के बाद महाराज जी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ लोगों की मदद करते थे। पत्र के माध्यम से करना हो तो पत्र के माध्यम से, फोन के माध्यम से करना था तो फोन के माध्यम से करते थे। और उसी पहलू को आज भी महाराज मुख्यमंत्री होने के बाद 4.5 साल, पौने 5 साल बीतने जा रहा है, लेकिन सबका साथ, सबका विकास और सब में विश्वास, इसी नारे के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर मठ में लोग आते हैं बाहर से दर्शन करने के लिए, उनके अनुभव के बारे में जानते हैं कि उनको क्या लगता है 4.5 साल के कार्यकाल में इस सरकार ने कैसा काम किया है। मैम, सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम नमिता जोशी है, मैं दिल्ली से। नमिता जी, मेरा सवाल ये है कि चुनाव बेहद नज़दीक है, उत्तर प्रदेश में बड़ा राज्य है, लोग ये कहते हैं कि बीजेपी जो है वो धर्म को इसलिए टच करती है कि चुनाव नज़दीक होते हैं। आपको भी ऐसा लगता है या वाकई आपने उत्तर प्रदेश में विकास देखा? नहीं, ऐसा नहीं लगता बिल्कुल भी, क्योंकि अभी मैं तो खुद ही 10 साल पहले यहाँ पर आई थी गोरखपुर में, तो वो बिल्कुल एक गांव जैसा माहौल था। बिल्कुल हर चीज़ में बहुत भीड़ भाड़, कोई अच्छे से यहाँ पर कोई तरीका नहीं था। पर अभी जब मैं आई हूँ तो मैं बहुत ही अच्छा डेवलप देख रही हूँ, बिल्कुल चेंज हो गया है गोरखपुर। तो 3 साल बाद मैं आया, 3 साल बाद मैं आके देखता हूँ कि यहाँ की काया पलट गई है। सवाल यही है, यूपी का मतदाता खासकर गोरखपुर का किन मुद्दों पर वोट करेगा? क्या विकास, रोजगार, महंगाई, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा उसके मुद्दे हैं या फिर समाज की दूसरी कई वजह वोटों को प्रभावित करने वाली है? आपको क्या लगता है इस बार के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? देखिए, समाजवादी पार्टी का लगातार प्रयास है कि मुद्दा विकास का हो, रोजगार का हो, महंगाई कम करने का हो, डेवलपमेंट का हो। समाजवादी पार्टी इन मुद्दों पे चुनाव लड़ चलती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल की सरकार चला रही है और सरकार अब चुनाव में जा रही है। जब चुनाव का वक्त आता है तो भारतीय जनता पार्टी धर्म के मुद्दे पे चली जाती है। आपने कहा कि जब चुनाव नजदीक आता है तो ये धर्म की बात करते हैं। बीजेपी यही आरोप लगा रही है समाजवादी पे कि उनको मुस्लिम वोट बैंक चाहिए, इसीलिए अखिलेश यादव को चुनाव के टाइम पे ही जिन्ना याद आए, उनको ये लगा कि ये क्रांतिकारी। देखिए, जो लोग समाजवादी पार्टी पर जिन्ना के सवाल को लेकर के आरोप लगा रहे हैं, उनको एक बार अपने पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में सोचना चाहिए। लाल कृष्ण आडवाणी पाकिस्तान गए थे जिन्ना के मजार पे चादर चढ़ाने, अखिलेश यादव पाकिस्तान नहीं गए थे। बीजेपी विकास रथ थामे हुए है और हिंदुत्व उसकी सबसे बड़ी ताकत है, और जब इन दोनों का राजनीतिक गठजोड़ बनता है तो उसका असर कामयाबी की शक्ल में दिखता है। सर, आप बताइए, आप आते रहते होंगे, पहले उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होते थे लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी समस्या होती थी। योगी आदित्यनाथ की सरकार ये कह रही है कि पिछले 4 सालों में हमने लॉ एंड ऑर्डर पर इतना काम किया है कि जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो यूपी में आना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपका अनुभव क्या है कि आपने भी बहुत सारे चुनाव देखे होंगे, इस बार के चुनाव में आपको क्या लग रहा है? बहुत माहौल चेंज हो गया है और योगी जी सरकार जो है 4 साल में उन्होंने बहुत लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत बढ़िया अच्छा काम किया है। पिछले 4.5 साल से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, आप लोगों को लगता है अच्छा काम हुआ है यहाँ पे? कोई डेवलपमेंट जो भी हुआ है अच्छा ही हुआ है, फिलहाल तो आप सामने देख ही रहे हैं। हाँ। अब इससे ज्यादा और क्या कहें। पहले जो है क्राइम बहुत ज्यादा था, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं थी। अब आप लोगों को कोई दिक्कत होती है लड़कियों को बाहर जाने आने में? नहीं, ऐसा तो कभी भी हम लोग के साथ तो कभी भी नहीं हुआ, चाहे भाजपा थी या नहीं भी थी, तभी हमें ऐसा कुछ कभी फील नहीं हुआ। लेकिन मेन चीज तो होता है सेल्फ प्रोटेक्शन, मेन तो इम्पोर्टेंट ये रखता है, और इन्वायरमेंट भी मतलब इफेक्ट करता है। सरकार की योजनाओं का कुछ लाभ आप लोगों को मिला है? हाँ, बहुत सारी चीजों का लाभ मिला हुआ है। काम हुआ है यहाँ पे? जी, बहुत काम हुआ है। और सर, मेरी बात मैं यहाँ बोल रही हूँ और मेरी सूचना पहुँचनी चाहिए पूरे प्रदेश में, क्योंकि मैं 2021 की बैटिंग में हूँ TGT से, और सर इस पे काम नहीं हो रहा है।
आपको ये बता रहा हूँ कि इस बार के जो विधानसभा चुनाव होगा, बेरोजगारी और महंगाई और शिक्षा पे सबसे ज़्यादा फोकस होगा, क्योंकि इस बार धर्म की राजनीति थोड़ी पीछे जाती दिख रही है, क्योंकि लाखों युवा बीएड, बीटीसी और टेट पास करके अपनी भविष्य के बारे में चिंतित है। 5 सालों में योगी जी ने कोई भी भर्ती नहीं निकाला, इससे युवा वर्ग काफ़ी नाराज है। और इस बार युवा की एक निराशा ये भी है कि उनकी 5 सालों में सरकार ने कोई भी उनकी बात नहीं सुनी, इसलिए युवा इस बार बेरोजगारी और महंगाई को देखते हुए वोट करने का निर्णय किया है। चुनाव में इस समय हमें कांटे का टक्कर दिखाई दे रहा है। अच्छा, क्योंकि बीजेपी सरकार में जोगी जी का काम तो ठीक है, लेकिन जो विधायक बन गए उनसे जनता बहुत लोग नाराज है, जगह जगह के विधायकों से नाराज। यह धर्म की आस्था है और आस्था के नाम पर इस बार वोट नहीं होगा। वोट नहीं होगा, ये तो होना ही है। कोई भी सरकार आएगी तो किसी भी धार्मिक स्थान की जो है सृजन करेगी, तो इस बार काम पे वोट होगा। योगी जी तो अपने जगह पे सही हैं। मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए तो नंबर 1 पे वही है और रहेंगे भी। वोट के धर्मचक्र के हम आखिरी पड़ाव पर हैं और पूरे दिन हमने गोरखपुर की जनता से बातचीत किया, मठ को जानने का प्रयास किया, यहाँ की जनता की नब्ज को टटोलने का प्रयास किया। लेकिन पिछले 20 सालों से लगातार गोरखपुर की सियासत और यहाँ के मठ के महत्व को देखते आए हैं। रशाद लारी जी हमारे साथ हैं। रशाद जी, ये बताइए, अब आपको क्या लगता है, क्योंकि पावर सेंटर बन चुका है गोरखपुर, उत्तर प्रदेश की सियासत और खासतौर पर मठ के महत्व को कैसे देखें, कैसे ये यहाँ की राजनीति को प्रभावित करता है? देखिए, आपने उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात की और गोरखपुर की मैं बात कर रहा हूँ। गोरखपुर की राजनीति देश की राजनीति से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर मठ का जो है एकाधिकार कह लीजिए या असर कह लीजिए, वो गोरखपुर और आसपास के इलाकों में हमेशा बना रहा। पिछले 2 दशकों से हम लोग देखते चले आ रहे हैं। मठ में जब से पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री मौके पे जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, ये जब से यहाँ पीठाधीश्वर हुए, इसके बाद यहाँ का पूरा राजनीतिक समीकरण बदलता चला गया। तो यहाँ पर ये माना जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर और आसपास के इलाकों में पूरा असर होता है। चुनाव में उनके कैंडिडेट घोषित किए जाते हैं, उनके बिना राय मशवरे के जो है आला कमान जो केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का, वो भी तय नहीं करता है। तो ये माना जाता है कि इनके असर से ही मठ का पूरा आशीर्वाद प्राप्त व्यक्ति ही इस किले पे अपने परचम का झंडा, जीत का परचम लहराता है। लेकिन 2017 के योगी आदित्यनाथ कुछ और थे और 2021 आते आते अब योगी आदित्यनाथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी में एक राष्ट्रीय स्तर का चेहरा बन चुके हैं। इसलिए अब उनकी पहुंच सिर्फ गोरखपुर और ईस्टर्न यूपी में ना होकर पूरे उत्तर प्रदेश और कई प्रदेशों में उनकी छवि बनी हुई है। तो अब ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो पहले रेशियो रहता था जीत का आंकड़ा, वो उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहता था, लेकिन अब ये पूरी तरीके से आगे भी बढ़ सकता है। हमारे खास कार्यक्रम वोट के धर्मचक्र में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपको लेकर चलेंगे कुशीनगर और बताएंगे कि वहाँ के हालात क्या हैं और वहाँ की जनता क्या सोचती है और धर्म वहाँ किस तरीके से इस बार के विधानसभा चुनाव में अपना असर दिखाने जा रहा है।